रोशन ज़िंदगी की बैठक में खुशामदीद। आइए अपनी तंदुरुस्ती की बात करें और उठाएं हर कदम सेहत के संग। आज हमारे साथ डॉक्टर मुबशर भट्टी साहब मौजूद हैं, जो हमें अपने इल्म से और अपने तजर्बे से एक बहुत सही रास्ते पर हमें गामजन करेंगे। डॉक्टर साहब की जो स्पेशलाइजेशन है वो एंटी एजिंग भी है, और डॉक्टर साहब इंटीग्रेटिव मेडिसन में बिलीव करते हैं, और इनका तजर्बा भी और इनकी जो पैशन है वो भी इसी फील्ड में है। मेरा डॉक्टर साहब से पहला सवाल ये है कि डॉक्टर साहब, जब हम लफ्ज़ इंटीग्रेटिव मेडिसन इस्तेमाल करते हैं तो मेरे जहन के अंदर जो आता है वो है एक कामिल तरीका इलाज। मुझे पता नहीं वो उर्दू की सही है या गलत है, तो आप ज़रा क्या इस लफ्ज़ पे और इस सिस्टम ऑफ मेडिसिन पे नज़र मार सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे दो चीज़ों ने बड़ा इम्प्रेस किया जी कि रोशन डिजिटल, हम चूँकि दुनिया डिजिटलाइज हो रही है तो आपको वो रोशन, वो लाइट, वो इनलाइटमेंट देना चाह रहे हैं जो कि इस वक्त की ज़रूरत है। और जो हमारा टॉपिक मेडिकल के वाले से वो भी ऐसे ही है कुछ। आपने कहा जी मैं एंटी एजिंग कंसल्टेंट हूँ, बेसिकली मैं इंटीग्रेटेड मेडिकल कंसल्टेंट हूँ और यही एंटी एजिंग है। जी जी जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि आपने काफ़ी हद तक इसका जो जवाब दिया है एक लेमैन हद तक ठीक भी है। इंटीग्रेटेड मेडिसिन सारी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड है और यही तरीका इलाज वो है जो मेरा हाल प्रिवेल करने वाला है। और इस वक्त मार्केट में इवन एडवांस कंट्री लाइक यूरोपियन अमेरिकन कंट्री, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया इस तरीका इलाज के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि बहुत सारी कौमें जो इस वक्त सबसे बेहतर समझी जाती हैं वो इसी तरीका इलाज के ऊपर थे। और वो खासकर जापानीज़ हैं, कोरियन है, चाइनीज़ हैं, इवन ईरानियन है। और मैं ये फ़ील करता जिनके ऊपर भी अट्रॉसिटीज़ आई, एम्बार्गो लगे, ये उन कौमों ने इसको अडॉप्ट किया। तो अच्छा। आज वो उनकी एग्ज़ाम्पल दे आर हेल्दीएस्ट पीपल। दूसरी बात आपने कही जी आज हम एल्डरली के ऊपर काम करेंगे, जो लोग थोड़े एजेड हैं उनके ऊपर काम करें। बूढ़ा लफ्ज़ तो मेरे लिए मैं मुनासिब नहीं समझता। जी जी। एजेड लोगों के लिए काम करेंगे। तो मेरी आपसे ये इस्तदा है कि हम कोई भी बूढ़े नहीं हैं, ना ही एल्डरली हैं इस वक़्त एट जी दिस स्टेज, जी जी। इवन यू एंड मी। जी जी। रीज़न मैं उसकी एग्ज़ाम्पल लिख देता हूँ कि एक दफ़ा हमारे बड़े मशहूर हैं साहब मलकता साहब, जी जी। ये जो इलाका है फ़तेह जंग से आगे वहाँ से तल्लुक़ है उनका। तो बेसिकली द प्रिंस के नाम पे मशहूर थे ये प्रिंस मलकता। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा फंक्शन किया। मेरा बेटा उस वक़्त ग्रेजुएशन करके आया एज़ अ यंगेस्ट स्टूडेंट ऑफ द वर्ल्ड, मोहम्मद अहमद उसका नाम है। तो उसको उन्होंने अच्छी पार्टी दी कि यार बच्चे ने बड़ी अच्छी अचीवमेंट की है, तो ही गिव अ वेरी गुड पार्टी एज़ अ घोड़ों की अच्छा एंटरटेनमेंट थी। जी तो मैंने खुशी से कहा जी मैं जी आज मलिक साहब ने कमाल कर दिया जी, गुड रिसेप्शन टू माय बॉय। तो मैं आपके लिए एंटी एजिंग का कुछ करूँगा। स्टेम सेल की उसको नया-नया स्टेम सेल का लेके आया था ये 15 साल पुरानी बात है। तो पाकिस्तान में ये स्टेम सेल का मैं लेके आया था कॉन्सेप्ट और इसके ऊपर काम कर रहा था मैं। तो एक्चुअली मैंने अर्ली 2000 शुरू किया था लेकिन उसे प्रैक्टिकली मैं शुरू कर रहा था उन दिनों में। तो उन्हें कहा लिसन जेंटलमैन, आई एम नॉट ओल्ड मैन टू मेक मी एन एंटी एजिंग। हैं, उस शुरू हो गए बोलना ना, ये ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए थे मलकतार जी साहब, इज़ जी। अ हाइली एजुकेटेड गाय। तो उन्होंने कहा जी अप टू द एज ऑफ 50 इज़ अ चाइल्ड एज, 50 टू 100, 51 टू 100 इज़ अडल्ट एज, 101 टू 150 इज़ ओल्ड एज। अच्छा, मैं मेडिकल साइंटिस्ट रहा हूँ, साढ़े 13 साल मेडिकल रिसर्च में टाइम लगाया, तो मैंने उसकी बात को टेक्निकली तो उसकी बात का मुझे भी अंदाज़ा था, लेकिन कभी हम इसका इज़हार नहीं करते थे। जी जी। इस अदराक को हम ज़ुबान पे नहीं लेके आते थे। उसने जब ज़ुबान पे लेके आई ये बात, तो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था वो, कि यार इन्होंने जो बात की है तो 100% इस वक़्त के मुताबिक बात की है। क्योंकि बायोलॉजिकल एज इन दिस इन दीज़ सेंचुरीज़ इज़ एक्चुअली 150 ईयर्स। आज गौर से अब देखें जिन कौमों ने अपने आप को इंटीग्रेट किया है डिफरेंट नेचुरल सॉल्यूशन के साथ, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, उनकी एज फैक्टर 90 से अंडर 50 तक है। आप हुंज़ा में चले जाएँ, लाइफ़स्टाइल जो है नेचुरल है, तो आपके एज फैक्टर देखें वहाँ पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ़ देखें आप। तो
मकसद ये है कि हमारा लाइफ़स्टाइल है जिसने हमें वक़्त से पहले बुढ़ापे की शक्ल दे दी है। जी, बिल्कुल। जबकि जो वक़्त है ये बुढ़ापे का नहीं, हमारी एज नहीं है बुढ़ापे की। ये हमारी लाइफ़स्टाइल ने हमें बुढ़ापे की तरफ लेके आया। तो मैं बेसिकली इस पे बिलीव भी करता हूँ और इंटीग्रेटेड मेडिसिन है भी यही। एंड व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड मेडिसिन? इंटीग्रेटेड मेडिसिन है कि हम ट्रेडिशनल मेडिसिन ही है, उसको हम साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड अल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री मेथोडोलॉजीज़ हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं टू हील द पर्सन एज़ ए होल। दिस इज़ इंटीग्रेटेड मेडिसिन। अच्छा, अच्छा। तो इसको प्रैक्टिस करने वाले इंटीग्रेटेड मेडिकल कंसल्टेंट कहलाते हैं। तो प्रैक्टिस में क्या है, मैं उसकी सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि अगर ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है, हम कहते हैं शुगर बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ये दोनों ये सिम्पटम है, ये डिज़ीज़ नहीं है। तो हम तो सिम्पटम को डिज़ीज़ की शक्ल दे के हम फिज़िशियन के पास जाते हैं, फिज़िशियन कहता है अच्छा ठीक है, आप ब्लड प्रेशर है, एंटी ब्लड प्रेशर लेते जाएँ। आपको डायबिटीज़ है, एंटी डायबिटिक लेते जाएँ। आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है, एंटी कोलेस्ट्रॉल कर दें। जबकि ये सारी चीज़ें बॉडी का एक मैसेज है, एक सिम्पटम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली पुलिसमैन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये तो आपका एज़ ए फायरमैन काम करता है कोलेस्ट्रॉल। आपके ब्लड में तब आता है जब कोई थ्रेट होती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को। ऐसे ब्लड प्रेशर जो है, वो ब्रेन मैसेज देता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, भाई तेज़ करो, कहीं वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, कहीं को हार्मोन इम्बैलेंस है, कहीं को न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जाके न्यूट्रिशन पूरी करो वहाँ पे जाके। तो बदकिस्मती क्या है कि हमारे जो ये बात हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगी ग्लोबली कि बीमारियाँ रीजनल हैं, ग्लोबल नहीं है। जबकि इनकी आर-एन-डी हम ग्लोबल चलाते हैं। ब्लड प्रेशर जो आपका इस्लामाबाद पिंडी का है, मुमकिन है कराची का हो, उसका इलाज डिफरेंट हो। यहाँ पे मुमकिन है मैग्नीशियम की कमी हो, हमारे वेसल स्टिफ हों, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर है। या यहाँ के स्ट्रेसेस फैक्टर बिकॉज़ ऑफ द न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से हों, तो वो डिफरेंट हो। कराची का डिफरेंट हो, वहाँ मुमकिन है मैग्नीशियम की कमी ना और फैक्टर वहाँ पे हो। पेशावर का डिफरेंट हो या इंडिया में कोई डिफरेंट हो। तो कहने का मकसद ये है कि हमें ये सोच करनी है, फिजिशियंस को ख़ासकर, और मरीज़ को भी ये अवेयरनेस देनी है कि वो ये क्वेश्चन करें और अपने आप पे भी सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर मैं बैड इनटेक लिए जा रहा हूँ, तो मैं कहता जी ब्लड प्रेशर की मुझे दवाई भी देते जाएँ। या, नहीं जी, या। मैंने ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली है जी, काफ़ी है। मैं एक पेशेंट थे मेरे, अज़ीज़ थे हमारे, तो वो ना एक दिन गया, तो उन्होंने ब्लड प्रेशर था, शुगर भी था, तो उन्होंने ठीक-ठाक चीनी डाली हुई थी अपने दही में। दही का बड़ा बाउल था, तो उसमें चीनी के 2-3 चम्मच डाले हुए थे। तो मैं दही कम था, वो चीनी ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने कहा, "भाई साहब, आपने बड़ा गलत किया है, ये तो बहुत ज़्यादा आपने मीठा डाला है।" कहता, "ओ पुत्र, दही और लेके आ, मिक्स करो इहदे च, चीनी घट जाएगी।" तो हमारा कांसेप्ट तो यहाँ पे हम उसकी जो रूट है, उस पे नहीं वर्क कर रहे। या। कहते हैं इसके सिम्पटम को कम कर दें, ऐसे हम अपनी बीमारी के साथ भी कर रहे हैं और लाइफ़स्टाइल में ये कर रहे हैं। तो बेसिकली अभी जो कॉन्सेप्ट दुनिया में प्रिवेल भी कर रहा है, वो लाइफ़स्टाइल मेडिसिन का ही है। हम कैसे इंटीग्रेट करें कि अपनी लाइफ़स्टाइल को अकोमोडेट करें उसमें, और जो इम्बैलेंसेस हैं उनको बैलेंस करें। अगर ब्लड प्रेशर मैग्नीशियम की कमी से है, तो भाई मैग्नीशियम पूरी कर दें, और उसका लाइफ़स्टाइल को स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस को एड्रेस करें। तो जब एल्डरली की हम बात करते हैं, या जो हमारे एज फैक्टर में है, तो मैंने जैसे कहा ना कि हम वक़्त से पहले बूढ़े हो रहे हैं। जी। बेसिकली हमारे लाइफ़स्टाइल के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो हमें बीमार कर रहे हैं। तो वो नेगेटिव जो स्ट्रेसेस हैं, उनको हम मिनिमाइज़ करें। तो नेगेटिव स्ट्रेस में क्या, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर हम स्ट्रेस की अकेले की स्ट्रेस की आज बात ले लूँ मैं, जो कि बुढ़ापे में कॉमन है। क्यों कॉमन है? कि हम सारी ज़िंदगी बड़े एक्टिव रहते हैं, तो लेट एज में आके हम समझते हैं, सॉरी यार, हम क्या करें? बच्चे कहते नहीं, नहीं जी, आप बैठे, मैं पानी लेके आता हूँ। या। अच्छा अब्बा जी, आप बैठे, मैं आपके लिए खाना लेके आता हूँ। अब जी मैडम, आपकी जूती लेके आता हूँ। अच्छा अब्बा जी, आप बैठे, मैं गाड़ी का दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। तो हम जब बुज़ुर्ग हमारा होता है, तो उसको हम नकारा कर देते हैं। इसलिए करते हैं कि हमारे कल्चर भी है, रिवाज भी है, हमें करना भी चाहिए। लेकिन इतना नहीं ज़्यादा करना चाहिए कि वो बंदा अपने को फ़ील करे कि यार मुझे अब बस ऐसे ही करना है। या। तो कहने का मकसद ये है कि हरकत में बरकत है। तो अगर आदमी बूढ़ा भी ये नहीं, मैं बूढ़ा, सॉरी गलत कह रही हूँ, बूढ़ा नहीं, यानी अबव 60 वाला जो है, उसको अगर हम इस तरीके से एड्रेस करेंगे, वो एक्टिव रहे, तो काम चलता रहेगा। मेरे अपने बुज़ुर्ग थे अमेरिका में, तो बहुत एक्टिव थे। मेरी वाइफ़ ने कभी कहना, जी अपना आप वो सालन क्यों बना रहे हैं? उन्होंने कहा, भाई और मैं क्या करूँ भाई?
उससे फारग होना उन्होंने पीछे ना लॉन हमारा बड़ा था, वहाँ पे वेजिटेबल लगाना शुरू कर देने। कभी को देखना कि दरवाज़ा हमारा बाहर गैराज का गेट के साथ लॉन का दरवाज़ा था, तो उसमें कभी ना वो आया तो उसने हल्का-फुल्का टेढ़ा कर दिया, तो उसको खोल के ठीक करना शुरू कर देना। अजी हाँ, क्यों कर रहे हैं इतनी गर्मी में? कहते बोले मैं क्या वे फारग बैठ के मैं क्या करूँगा? तो माशाल्लाह जितनी देर वो एक्टिव रहे, दे हैव क्वालिटी ऑफ लाइफ अप टू 95 ईयर्स। अच्छा, आफ्टर माशाल्लाह। 95 ईयर्स के बाद पाकिस्तान आए। कुछ 6 महीने रहे तो बीमार हो गए, मैं वापस ले गया। वहाँ जाकर फिर सेट हो गए। फिर कुछ 2 साल बाद कह लीजिए अब मैंने वापस ही जाना है। 98 की एज में वापस आ गया, 99 की एज में वापस आए। तो वो आते ही पहले साल ही उनकी जो कमर थी, स्कोलियोसिस हो गया और ऑलमोस्ट टेढ़े हो गए। अच्छा। नेक्स्ट ईयर उनके ऑर्गन कोलैप्स करना शुरू कर दिए, लेकिन उनमें विल थी, चूँकि एज में काफ़ी एक्टिव थे। तो इस हम भी कहते थे जी आप लोगों ने मुझे नकारा कर दिया, मुझे बिज़नेस डाल के दें, मुझे ज़मीनों पे ले जाएँ। मैंने कोई स्टोर मुझे बना दे को बड़ा ताकि मैं एक्टिव रहूँ। तो उनकी जो अंदर की इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो ठीक थी, तो 102-3 साल गुज़ार गया। आज उनके साथी जितने भी थे देहात में मैंने देखा कोई एक भी नहीं बचा हुआ था उनकी ज़िंदगी में, नॉट अ सिंगल, हमारी पूरी फैमिली में। उनके सारे बहन-भाई पहले फ़ौत हो चुके थे, तो वो सबसे बड़े थे। अच्छा। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि जो आपकी लाइफ़स्टाइल है, वो आपको चलाती है, और जो आपको नकारा कर देते हैं सोशल लाइफ़ में, वो स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। जब स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो आपके न्यूरोट्रांसमीटर उसी तरह ट्रिगर हो जाते हैं। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर ट्रिगर होते हैं स्लो होने, उन्हें बॉडी को तो चलाना है उन्होंने। या तो उससे क्या होता है कि हमारे डोपामिन, सेरोटोनिन, गैबा, ये सारे हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारे ये हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो हमारी बेसिकली स्ट्रेस फैक्टर को अंदर ही अंदर इतना बढ़ा देते हैं कि बंदे की लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ वाकई बुढ़ापे की तरफ सोच में ले जाती है। तो इसके हर लंबी मेडिकल तो लंबे इसकी है कि हम कैसे हार्मोन को इम्बैलेंस होते हैं और क्या पैरामीटर्स हैं। डॉक्टर साहब, मुझे आपकी एक सोच, जब मेरी आपसे पहले बात भी हुई तो एक सोच बहुत पसंद आई कि आप एज को एक डिक्लाइन के तौर पे नहीं देखते, आप एज को एक मैनेजेबल प्रोसेस देखते हैं, जो बात अभी भी आपने की। जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन जिसको आप बोलते हैं, उसके अंदर डिप्रेशन का और दायमी बीमारियों का कोई ताल्लुक है? बहुत ज़्यादा। मैं ये कहता हूँ कि डिप्रेशन हम फ़ील नहीं करते, हर बंदा कैरी कर रहा होता है डिप्रेशन को, वन और द अदर वे। और उससे जो ये मैं जैसे हार्मोन की बात की है, जो हमारा रेगुलेटरी सिस्टम है, हमारा जब रेगुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो हमारी बीमार शुरू हो जाती है। एग्ज़ाम्पल उसकी है। मैं बल्कि आज चाहूँगा कि मैं एक बेसिक बात पे चले जाऊँ, जी। ताकि हर किसी तक ये मैसेज ठीक पहुँचे, और ये मैं लेमैन को भी समझ आनी चाहिए इसमें। मैं कहता हूँ ये गट ब्रेन कनेक्शन जो है ना, ये मैं लफ्ज़ क्या बोला, गट ब्रेन एक्सेस जो है, ये आपकी बेसलाइन है जब आपका क्वेश्चन था उसका। हमारी जो गट है, ये बेसिकली इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो ये सारे निज़ाम को रेगुलेट करती है। अच्छा। अगर आप आज से कोई 50 साल पीछे चले जाएँ, तो जो हकीम हैं, जो हमारे डॉक्टर भी इवन हैं, वो कहते हैं हर साल अपने पेशेंट कहते हैं यार अपना ना अंतड़ी एक दफ़ा साफ़ किया करो। पंजाबी का ना चलाब ले लिया करो। या ठीक है ना जी, ये कॉमन बात थी। आप और मेरी एज में ये। बिल्कुल ठीक बात। और जब मैं डॉक्टर बना था, तो आई रिमेंबर आई लर्न दिस थिंग, कोई जलाब लेना बहुत गलत बात है। इससे आप बहुत सारे अपने अच्छे बैक्टीरिया ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, हम ये भूल जाते थे कि बैड बैक्टीरिया भी आ रहे हैं। हर उस वक़्त शायद ये वजह हो कि इतने बुरे फूड नहीं थे, इतने जीएम बेस या प्रोसेस्ड फूड नहीं थे। तो इस वजह से भी ये फैक्टर हो सकता है कि हम ये बात कहें जी कि ठीक है, हमारे बैड बैक्टीरिया कम थे और अच्छे बैक्टीरिया ज़ाया नहीं होने चाहिए। लेकिन आज मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि वो विज़डम ठीक थी, जो इंटीग्रेट की थी लाइफ़स्टाइल में। वो साल में एक दफ़ा पेट को साफ़ करना चाहिए, चूँकि आपके बैड बैक्टीरिया कॉलोनीज़ बना लेते हैं। हम्म। तो उन कॉलोनीज़ को ब्रेक कर दें एक दफ़ा, ताकि हमारे हेल्दी बैक्टीरिया चलते जाएँ। तो उस वक़्त थी भी अच्छी आदतें थी, लोग सुबह उठ के अदरक का पीते थे, दही खाते थे या और रात की बासी रोटी खाते थे।
और बासी रोटी बड़े प्रोबायोटिक पे करती है। इवन दो मैं एक नाम नहीं लूँगा, हमारे बहुत ही प्रीमियम थे केपीके के, तो मैं उनके साथ काम कर रहा था। तो मैंने कहा सर आपके पतला होने का क्या राज है? उन्हें राज मुझे बताया कि जी मैं रात की जो खमीरी रोटी है पड़ी हुई, बासी सुबह खाता हूँ। ये मेरी लाइफ में एक चीज़ कॉमन है जो मैं नागा नहीं करता। तो मैं घर पे हूँ, तो मेरी ये नाश्ता ही बासी रोटी है, रात की खमीरी रोटी का। तो आज विज़डम देखें वो प्रोबायोटिक से भरी हुई है। अच्छा वो प्रोबायोटिक जब जाते हैं तो बंदे ने नॉर्मल रहना। आज आप देखें पाकिस्तान में किसी बंदे का भी या दुनिया में भी, जितनी मर्ज़ी वो एक्सरसाइज़ करता है, सिवाय इसके अगर वो स्ट्रेनियस नहीं करता एक्सरसाइज़ या स्ट्रेनियस डाइटिंग नहीं करता, तो उसका पेट पीछे नहीं जाता। समहाउ जितना मर्ज़ी ना भी खाए, ज़्यादा खाए, पानी पीता रहे, फिर भी उसका पेट थोड़ा बहुत 1-2 इंच से लेके 10 इंच तक बड़ा ही होता है, जी, पूरी तौंद बनी होती है। तो रीज़न क्या है कि हमारे प्रोबायोटिक कम होते हैं और इन्फ्लेमेशन चली जाती है। तो जो बात आपने कही ये डिप्रेशन की, ये इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है और अंतड़ियों से रिलेटेड है। जब इन्फ्लेमेशन अंतड़ियों में आती है, तो हमारे वो जो अच्छे हार्मोन हैं, सेरोटोनिन इवन दो गाबा आपके डोपामाइन, इनकी प्रोडक्शन में कमी आ जाती है। तो ये जब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो प्रॉपर नहीं होते तो ब्रेन में ऑटोमेटिकली वो उनका लेवल कम होगा। तो जब लेवल कम होगा, सेरोटोनिन कम होगा, तो आपकी हैप्पीनेस जो है, इसको हैप्पी हार्मोन भी आप कह सकते हैं जी। हैप्पी हार्मोन जब आपके कम हो गए आपके, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेसिव मूड में रहेंगे। दैट क्रोनिक पैटर्न लीड टू सीरियस डिप्रेशन। या। तो जो इमोशनल हैं वो फैक्टर्स और सोशियोलॉजी के फैक्टर हैं, सोशल लाइफ के, उससे भी इस तरह की क्रॉनिक डिसीजेस पैदा होती हैं। मैं अगेन मैं कहते रहूँगा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी, अगर आपने देखा होगा, किसी को बहुत बड़ा सदमा आया हो, ज़रा गट को आप आसान उर्दू में। अंतड़ियों अंतड़ियों अंतड़ियाँ, अंतड़ियाँ, अच्छा ठीक है जी। जी। अब अंतड़ियों में देखा होगा आपने, अगर किसी को सदमा हुआ हो, तो सदमे में बड़ी, अब देखना ये गौर से बात कि जब सदमा होता है सबसे लोग कहते हैं उसको डायरिया हो गया, जी, जी। ठीक है ना जी? जी, जी। वो सदमा होता था ना किसी को, तो वो वॉशरूम में बार-बार जा रहा होता था, थोड़ा पेशाब ज़्यादा आ रहा था उसको। वो क्या वजह है? गट से रिलेटेड क्या है? वजह ये को बॉडी आपका जो सिस्टम है इंटेस्टाइन का, वो एक्टिव हो जाता था कि मेरे डोपामाइन जो मेरे हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है, वो ज़्यादा बने, ताकि मैं इसको एनकाउंटर कर सकूँ। तो जो मोर्टालिटी उसकी तेज़ होती थी, उसको एनकाउंटर करने के लिए, चूँकि बायोलॉजिकल सिस्टम जो है वो तो कंटीन्यूअसली वर्किंग में है। जी, जी। फीडबैक मैकेनिज़्म पे है, डिमांड एंड सप्लाई बेस पे है वो। बिल्कुल। तो जब उसकी डिमांड बढ़ती थी तो मोर्टालिटी तेज़ होती थी, तो स्टूल फ्लश होना शुरू हो जाता था। लेकिन डायरिया टाइप हो जाता था, पेट नरम हो जाता था। तो कहने का मकसद ये है कि आप कि जितना अपना सोशल हमारा फैक्टर है किसी सदमे का, वो तो इससे रिलेटेड है। दूसरा हमारा आ गया सोशली, जो हम इन्वॉल्व हुए चीज़ों में, कि हम हर चीज़ को स्ट्रेस में लेना शुरू हो गए। मैं घर से यहाँ तक आया हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे घर रास्ते में आते हुए कोई ना कोई आदमी ज़रूर हॉर्न देगा, बिल्कुल। ठीक है जी? और कोई ऐसा आएगा जो कट मार के आगे से जाएगा, और मैं मोटरसाइकिल को बचाते-बचाते कहीं दूसरी गाड़ी को मार दूँगा, वो गालियाँ दे के जाएगा। तो समहाउ ये आप जो लाइफ़स्टाइल बन गया ना हमारा यहाँ पे सोशली, ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं तो बल्कि कोई 300-400 हमने बनाए हुए हैं प्रोग्राम। प्रोग्राम नहीं, हम आइडियाज़ डेवलप किए हुए हैं कि हमने कम्युनिटी को रिहेबिलिटेट कैसे करना है। हमें कम्युनिटी को रिहेबिलिटेशन करने की ज़रूरत है। मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था, कम्युनिटी रिहेबिलिटेशन फाउंडेशन। तो मेरा ये था कि नेशन तब तक चेंज नहीं हो सकती जब कम्युनिटी को हम रिहेबिलिटेट न करें, और हमारा रिहेबिलिटेट करने का सबसे बड़ा जो इस वक्त फैक्टर है वो सोशली लोगों को अपलिफ्ट करना, ताकि उनकी मेंटल कैपेसिटी जो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। तो जब पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी उम्मीदें भी ठीक होगी, जब उम्मीद ठीक होगी तो उसका डिप्रेशन भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हम तो मायूसी के उस पैराए पे जा चुके हैं कि हमें हर चीज़ में मायूसी नज़र आती है। बिल्कुल। तो जब मायूसी नज़र आएगी हर चीज़ में, तो सोशली हमारा जो पूरा फैब्रिक है वो सारा का सारा डिस्टर्ब होगा। तो फिर एक बंदा नहीं, ये डिप्रेशन में सारे बंदे लाइन में लग जाएंगे कि यार मुझे भाई साहब ने क्यों कह दिया ऐसे। वो कहेगा जैसे मुझे आपकी फलां फैमिली में ये बात की। तो हम एक दूसरे को जो ट्रिगर करते हैं नेगेटिविटी की तरफ, तो वो आपके सोशल फैब्रिक है
उसमें एक कमज़ोरी का इज़हार करती हैं ये चीज़ें। बिल्कुल। तो इमीडिएट के बंदा मायूस होता है, यार मैं तो अपने भाई के साथ बड़ा अच्छा था। मैं तो बड़ी अच्छी सोच रखता था इस भाई के लिए। मैं बहन के लिए बहुत अच्छी सोच रखता था। ये कैसे नेगेटिव हो रहे हैं? तो ये वो चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं आपकी मायूसी को डिप्रेशन की तरफ। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मैं जो इससे सवाल रिलेटेड पूछना चाह रहा था वो ये था कि अगर डिप्रेशन हो तो क्या वो हमारी इस एबिलिटी को कि हम अपनी बीमारियों के साथ कैसे लड़ें या कैसे उनको रोकें उसको भी मुतासिर करता है? बिल्कुल जी, मैं पहली बात उसी को कंटिन्यू करूँगा। मैं मायूसी की जो बात कर रहा था ना वो ये थी कि हम जब ये फैक्टर हम ख़त्म करेंगे तो नाउमीदी वाला, तो हमारे बेसिकली सारे हेल्दी जो हार्मोन है, खुशी देने वाले जी, हार्मोन जी। हैं डोपामाइन टाइप, ये ऑटोमेटिकली ये इनकी एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट भी होंगे और बैलेंस हो जाएगा। इनका जी, अब्यूसिव यूज़ कम हो जाएगा। जी, जी। जितनी बॉडी बना रही है ठीक हो जाएगा। तो आपने जो बीमारी के लिहाज से बात की है, क्वेश्चन आपका ये है ना कि हम डिजीज़ेज़ के लिहाज से इस सिचुएशन को हम कैसे इंटीग्रेट करें अपनी लाइफ़स्टाइल के लिहाज से। तो मेरा ख़्याल है अगर हम अपनी क्वालिटी ऑफ फूड को ऐसा ले जाएँ जो कि हमारी अंतड़ियों को सेहतमंद रखे, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। हमें फ़ास्ट फूड बंद करने चाहिए। हमें चीनी जैसी लानत को ख़त्म करना चाहिए। मैं कहता चीनी महँगी हो गई है, लोग गरीब आदमी मर रहा है उसके ऊपर। भाई गरीब आदमी मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा चीनी खाते क्यों हैं? बिल्कुल ऐसे मैं कि मीठा खाना और शक्कर ले ले यार थोड़ी-सी। रीज़न ये है कि ये तो पॉइज़न है। तो हम अपने आप को एक्साइटमेंट के लिए मीठा बहुत यूज़ करते हैं और जिसको भी डिप्रेशन है वो मीठा ज़्यादा यूज़ करता है टू कवर अप, क्योंकि इससे हेल्दी फीलिंग होती है, बिल्कुल, एनर्जी फील होती है थोड़ी। बिल्कुल, लेकिन ये नहीं हम सोचें कि हम असल जो हमारी रूट काज़ है डिप्रेशन की वो तो हमारी अंतड़ियों से रिलेटेड है। तो वो जब चीनी खाएँगे तो एसिडिक एटमॉस्फेयर होगी, तो खराबी होगी। तो मैं ये मशवरा दूँगा कि जिसको भी कभी ऐसी फीलिंग हो, तो वो अपने आप को वॉकिंग की तरफ ले जाए। अच्छा, जब भी डिप्रेशन हो घर में, घर के माहौल से बाहर निकल जाए। वॉक करना शुरू कर दे, लंबे-लंबे साँस लेना शुरू कर दे। चूँकि ऑक्सीजन उसी जो एसिडिक जो सिचुएशन क्रिएट की है उसने बॉडी के ऊपर स्ट्रेस ने, वो उसको एंटी ऑक्सीडाइज़ कर देगी। उसका अल्कलाइन है वो, उसका एनकाउंटर एंटी ऑक्सीडेंट कैसे उसका एनकाउंटर कर देगी। बिल्कुल। ठीक है जी? तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें बिल्कुल उस इवेंट से बाहर निकल जाना चाहिए और वॉक करनी चाहिए। लंबे साँस लेने चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए। दूसरा ये कि हमें कोई हेल्दी चीज़ ले लेनी चाहिए, पानी ले लेना चाहिए। तो हमें स्वीट की तरफ नहीं जाना चाहिए जो मैंने कल्चर अपना देखा है। दूसरा मैं एक नोट की है मैंने कि पाकिस्तान में जब से मैं देखा सबसे ज़्यादा बेकरियाँ बनी हैं, उसके बाद सबसे ज़्यादा फार्मेसियाँ बनी हैं। ठीक है जी? बिल्कुल, बिल्कुल, यानी अगर पहले बेकरियाँ ज़्यादा बनी हैं, फिर फार्मेसियाँ बनी हैं। अब ये कि फार्मेसियों का एंड ही नहीं हो रहा है क्योंकि बेकरियों का एंड नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर रही हैं बेकरियाँ। तो ये जो हमारे प्रोसेस्ड फूड है ना बेकरीज़ की शक्ल में, मुझे अल्लाह मौका दे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी को कि इनको अल्टरनेटिव बिज़नेस दें आप। इन्हीं बेकरियों में अल्टरनेटिव बिज़नेस थे। बल्कि मैंने डिज़ाइन किए हुए थे का मैं भी किसी के घर जाता हूँ तो मैं केक लेके जाता हूँ। मजबूरी है मुझे और कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। तो हम बेकरी वालों को वहीं हेल्दी ड्राई फ्रूट क्यों ना दें? हल्की छोटी टोकरी क्यों ना दे दें बना के? खूबसूरत बना के दे दें। आई रिमेंबर कि मैंने मिडल ईस्ट में किसी के घर जाना था रॉयल फैमिली तो मैंने कहा यार कुछ चीज़ लेके जाऊँ। तो मैं एक स्टोर पे गया ऐसे हेल्दी ढूँढते-ढूँढते उन्होंने ड्राई फ्रूट की बहुत अच्छी बास्केट बनाई हुई थी। फ्रूट की बड़ी अच्छी बास्केटें बनाई थी। तो कहने का मकसद है कि हमें थोड़ा-सा एजुकेट करने की ज़रूरत है, मोटिवेट कम्युनिटी को करने की ज़रूरत है। तो अगेन कम्युनिटी की रिहैबिलिटेशन की ऐसे ज़रूरत है एट दिस पॉइंट। तो ये हमारे बिलीव में डिप्रेशन भी ख़त्म हो जाएँगे। तो जब हम कहते हैं 50 साल के बाद जी अब तो मेरी ज़िंदगी पूरी हो गई है, तब अब तो मैं बोनस पे गुज़ारा कर रहा हूँ। तो हम भी आज से 70 साल पहले चाइनीज़ जो हैं, वो शायद 45 साल भी उनकी एवरेज नहीं थी, तो हमारी बहुत बेहतर थी। आज वो 95 क्रॉस कर गए हैं, तो पाकिस्तान वाले पीछे को जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ यार अल्लाह ताला बेनियाज़ है, बेइंसाफ़ नहीं है। तो जो दिया हुआ जिस्म अल्लाह ताला के इंसान के लिए है, जो इसकी केयर जितनी ज़्यादा करेगा, वो उतना ही बेहतर उसका बेहतर होगा। रिवार्ड लेगा। तो अगर चाइनीज़ 70 सालों में अपनी लाइफ़ को डबल कर गए हैं और हम डबल की बजाय पीछे को आ रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना चाहिए कि क्या वजह है। तो हमारी ये मिथ कि जी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी लिखी हुई है, वो जितने दिन है उतने पूरे करने हैं। मैं कहता हूँ ये मिथ है। कुरान पाक शायद ऐसा नहीं कहता। कुरान पाक ने बायोलॉजिकल
लाइफ की बात की है, हमारे सेल की लाइफ है कि भाई हमारे ये सेल की मुतय्यन है लाइफ, वो उससे एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता, होगा तो कैंसर हो जाएगा। ये बायोलॉजिकल लाइफ की बात है। तो ये जिस्म है, ये इम्तिहान के लिए दिया गया। इंसान का जिस्म, कुरान मेरे जो ने कुरान पाक स्टडी की है, जो सोशली, इकोनॉमिकली या मॉरली हर वो चीज़ गुनाह है जो जिस्म को नुकसान देती है, मेरे को या आपके, या ऑल टुगेदर सोसाइटी के जिस्म को नुकसान देती है। हर वो चीज़ सवाब है जो इंसानों को बेनिफिट देती है। जी, जी। आप गौर से देखिए, आप कोई चीज़ भी ले लें, आप इवन सूद तक के निज़ाम को ले लें, सूद का निज़ाम जब मेंटल स्ट्रेस क्रिएट करेगा तो आपके ऑटोमेटिकली गट को प्रॉब्लम होंगे, आपके डोपामिन हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। तो ये रेगुलेटरी सिस्टम जो है, ये हमारा ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि कुरान पाक ने आज तक जो कुछ भी हमें तरगीब दी है, वो इंसानों के जिस्म के लिए दी है। तो इसलिए कहते हैं, जिसने एक इंसान को मारा गोया उसने पूरी कायनात को मार दिया, जिसने एक ने जान बचाई उसने पूरी कायनात की जान बचाई। मीनिंग बाय दैट कि अल्लाह ताला जब कह दिया कि इंसान मेरा नाइब है, तो हम जब उससे गफलत करेंगे, उसके मामलात में, तो खराबी होगी। तो खराबी हो जाए। तो डॉक्टर साहब, मैं जो आपने फरमाया अभी, मुझे ऐसे लगता है जैसे डिप्रेशन का और स्ट्रेस का आपस में कोई रिश्ता है। स्ट्रेस क्या है? दो किस्म का स्ट्रेस है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस है। जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है वो डिप्रेशन है, अच्छा। ठीक है जी। और जो फिजियोलॉजिकल है वो आपकी कोई बायोलॉजिकल कमी की वजह से है। फॉर एग्जांपल, मुझे मेरे पट्टे स्टिफनेस हो गई है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम की कमी से, या B12 की कमी से, या जिंक की कमी से, किसी की वजह इंग्रेडिएंट की कमी से। तो इम्बैलेंस जो मेरा बायोलॉजिकल इम्बैलेंस है, उससे मेरे जिसम को जकड़ दिया। तो आई एम कंटिन्यूसली स्ट्रेन, मेरी इंटेस्टाइन भी प्रॉपर काम नहीं कर रही, अंतरिया में मेरी प्रॉपर काम नहीं कर रही, मेरा ब्रेन भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली आई विल बी डाउन। या ठीक है जी। तो जब ये मेरी थोड़ी चीज़ रेगुलर, मैं अक्सर लोगों को जब ट्रीटमेंट भी करता हूँ तो देखता भी हूँ कि लोगों को जब गट के बैक्टीरिया इम्बैलेंस होते हैं, तो मैं लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, जिनकी मैं नब्ज़ पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो मैं नब्ज़ लेके देखता हूँ कि बंदे की तो गट का बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं उसको ये कहता हूँ कि तू उस वक़्त बहुत खुश होता होगा उस दिन जिस दिन तुझे खुल के बहाना आया होगा। आपके बैड बैक्टीरिया फ्लश हो गए होंगे, या आप बहुत हैप्पी होंगे। मीनिंग बाय दैट कि हैप्पी हुए हैं जो वो इसलिए हुए हैं कि वो उसकी इंटेस्टाइन ने प्रॉपर डोपामिन पैदा किया, या यानी खुश रहने वाला जो हार्मोन है उसकी अच्छे बैक्टीरिया आए तो उन्होंने ज़्यादा पैदा कर दिया। उससे ट्रिगर होके जो हमारी डिफरेंट केमिकल रिएक्शन से सेरोटोनिन की कंसंट्रेशन मेंटेन हुई, उससे हमारा ब्रेन ने भी प्रॉपर फंक्शनिंग करके हैप्पी सिचुएशन क्रिएट कर दी। तो मकसद सारा ये है, जो हमें अपने जो स्ट्रेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, डिप्रेशन को, कि डिप्रेशन कहाँ से आया। कहाँ तो से? ये हमारा अगर साइकोलॉजिकल है, तो हमने मुमकिन है कि हमारा सोशली को प्रॉब्लम हो, फैमिली में हमें आइसोलेट कर दिया हो, खासकर बड़ों को। आजकल बड़ों को यही कि आइसोलेट कर देते हैं, और सबसे बड़ी आइसोलेट मशीन जो है वो आपका मोबाइल फ़ोन है। आजकल मोबाइल फ़ोन ने बड़ी आइसोलेशन क्रिएट कर दी है। आपने अक्सर देखा होगा व्हाट्सएप में आते हैं मैसेज, सारे अच्छा जी दादा दादी को मिल गए हैं, 4 बच्चे हैं दादा दादी को मिलने के लिए, और चारे दादा दादी के साइड बैठे हुए हैं और आपने अपने मोबाइल पकड़े हुए हैं, और नोबडी इज कम्युनिकेटिंग दादा दादी, या और उनके साथ बैठे हुए हैं। आज हमने जी घंटा पास टाइम पास कर लिया दादा दादी के पास, जी, जी। तो क्या प्रैक्टिकली टाइम पास किया? तो वो दादा दादी और डिप्रेशन में जाते हैं कि शायद मुझे भी ये करना आता, मैं भी बच्चों के साथ इंटरमिक्स कर देती है अपने साथ। तो दादा-दादी तो अपने फ्रेंड्स को बाहर नहीं मैसेज कर सकती ना, ना ही उनसे व्हाट्सएप कम्युनिकेशन कर सकती हैं, इतनी जितने बच्चे कर सकते हैं। तो टाइम वाइज़ हमने खुद ही ऐसे हालात पैदा कर दिए आइसोलेशन के। तो आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ वन ऑफ द साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। या अच्छा, ये ट्रॉमेटिक फैक्टर अगेन बंदे को सोच में डाल देते हैं कि अब मेरी ज़रूरत ही नहीं रही। तो जब आदमी फ़ील करता है कि देयर इज़ नो नीड ऑफ माइन, तो आदमी लगा जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने देखा होगा जब रिटायर होते थे 60 में, तो अक्सर बंदे जो है ना वो बड़ी जल्दी मर जाते थे। हुँ, हुँ। वो समझते कि अब हमें हमारी ज़रूरत ही नहीं है। जो और हमने अभी ये बात की डॉक्टर साहब, इसमें मैं एक और भी सोचता हूँ, ये सवाल भी है मेरा, कि जो सीनियर्स हैं, आपने खूबसूरत बहुत लफ्ज़ इस्तेमाल किए, मैं इनको नॉर्मली सीनियर कहता हूँ, बजाय बुढ़ापा कहने के, या नहीं, बुढ़ापा है भी नहीं। नहीं है।
तो सीनियर सिटीजन्स में या तो उनकी जो कहना चाहिए डिप्रेशन या नोटिस ही नहीं किया जाता या मिसअंडरस्टैंड किया जाता, उसको गलत समझा जाता। मेरा हाल, आप दोनों बातें आपने ठीक कही हैं। हम नोटिस इसलिए नहीं करते कि हम बहुत बिजी हो गए हैं। या हम, जैसे मैंने कहा जी, दादा दादी या बाप की या माँ के पास बैठते हैं तो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा फ़ोन पे होता है, उनकी तरफ नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है जी, हम नोटिस क्या करेंगे उनको? उनकी फीलिंग को नोटिस ही नहीं कर पा रहे होते हम, क्योंकि हमारा माइंड कहीं और एंगेज होता है। जी जी जब बिल्कुल। हमारा माइंड उनकी तरफ एंगेज होगा तो फीलिंग बढ़ जाएगी, बढ़ गई। तो फिर हम नोटिस भी करेंगे, उनके चेहरे भी नोटिस करेंगे, उनकी ज़रूरियात भी नोटिस करेंगे। तो इसलिए जो हमारा सोशली इस वक़्त जो लाइफ़स्टाइल में चेंजेज़ आई हैं, ये कोई अच्छे फैक्टर नहीं है इंसानियत के लिए। जी जी तो अब मेरा हाल है, हमें थोड़ा सर्वाइव करना पड़ेगा। और जो वर्ल्ड एंटी एजिंग सेंटर की बात कर रहा हूँ बनाने के लिए, उसका पर्पज़ मेरा यही है कि ऐसी क्लाइमेट दी जाए जो वायरलेस फ्री हो। जी जी उसको में ऐसे हालात पैदा करें कि बंदे आएँ तो रात को फ़ील करें, यार मैंने 10-12 घंटे में आई चेंज माय लाइफ़, और ये चीज़ें मौजूद हैं इस वक़्त। सेकंडली आ गया है जी कि हमारा कि इसके आइसोलेशन में, को जब हम उसको काम छोड़ देते हैं उसके, जी आपने अब काम नहीं करना, अब हम जी आपके लिए, ये नहीं कहना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर बेटे को, बेटी को अपने वालिदैन के लिए कहना चाहिए कि नो, यू आर मोर इम्पोर्टेंट टू मी, कि आपकी जो विज़डम है, वो मेरे बिज़नेस को बेहतर कर सकती है। बिल्कुल। तो प्लीज़, आई लाइक, आप मुझे गाइड करें, मुझे ऑब्ज़र्व करें, मेरी मिस्टेक्स देखें, मुझे गाइड करें। दिस इज़ द टाइम कि आपकी विज़डम जो है ना, वो मेरी लाइफ़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को बेहतर कर सकती है। बिल्कुल ठीक बात तो है। मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा कि बच्चे इस दौर में ये समझते हैं कि दे नो बेटर देन देयर एल्डर्स। एक्सपीरियंस की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जी जी वो नॉलेज तो गेन कर सकते हैं, तो लेकिन उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को गेन नहीं कर सकते जब तक वो उस एज से वो गुजरेंगे नहीं। सही से नहीं गुजरे। मुझे ना एक परसों रात एक बरखरदार मिले, मैंने एक यहाँ एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया था 90s में। तो उसमें तकरीबन 1,02,000 बंदों तक एंटरप्राइज़ का हमने मैसेज कन्वे करना था और उनको ट्रेन भी करना था। तो एक और दोस्त थे, वो भी इसी इंडस्ट्री से थे, लियाकत साहब उनका नाम है। तो उन्होंने उनको बता रहे थे कि कैसे मुलाकात हुई, ऐसे बात शुरू हुई। तो उन्होंने कहा, जी मेरी डॉक्टर साहब से पहले जो टेलीफ़ोनिक बात हुई, चूँकि वो कहीं टेलीकॉम की कंपनी में थे, तो गेटवे से। तो उनसे मैंने पूछा, जी आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा, मैं ये करता हूँ। मैंने पूछा, क्या होता है? तो कहते हैं, डॉक्टर साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया, नॉलेज इज़ पावर और नॉट? अच्छा अच्छा। मैंने क्वेश्चन किया उसी बच्चे को, जो बरखुरदार, ही इज़ गुड नाउ माशाल्लाह, अब तो उसकी वो दाढ़ी भी सफ़ेद हो चुकी है। तो वो साहब मुझे कहते हैं, जी वो दूसरे मेरे दोस्त को बता रहे थे, लियाकत साहब को, कि डॉक्टर साहब ने मुझे एक बात कही उस वक़्त, जब मैंने कहा, जी हाँ, नॉलेज इज़ पावर। तो डॉक्टर साहब ने कहा, जी नॉलेज इज़ नॉट अ पावर, नॉलेज इज़ अ पोटेंशियल पावर। तो जो सीनियर हैं, वो नॉलेज के पोटेंशियल को जानते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना। इस्तेमाल करना है। या तो मैंने ये बात शायद उसको 30, 20, 25 साल पहले कही थी। तो 25 साल की, 26 साल बल्कि 99 की बात कर रहे थे। 26 ईयर अगो उसको कही, तो मैं भूल चुका था। तो उसके ये परसों रात की बात है कि उसने रिमाइंड कराया, तो मुझे भी ये बात याद आ गई। याद आई कि भाई वाक़ई ये हम तो सीनियर भूल चुके हैं कि जी नॉलेज इज़ पोटेंशियल पावर। अपने बच्चों को अपना पोटेंशियल नहीं दे रहे आप। नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक कहा तो आपने। मेरा ये मैसेज है कि हमें, जिनको सीनियर हम कहते हैं, वो हमारी औलाद के लिए पोटेंशियल पावर बने, या ताकि जो बच्चों के पास बहुत बड़ा नॉलेज भी जो आ गया है, उसको पोटेंशिएट करने के लिए वो गाइडेंस लें। गाइडेंस बिल्कुल ठीक है। ठीक है? डॉक्टर साहब तो आप देखें, सॉरी आप बोलें। अनफॉर्चुनेट ये है कि बच्चे ये समझ गए हैं कि ये गूगल पे एक सेकंड में चीज़ें देख लेते हैं और बड़ा नॉलेज लेते हैं, तो दे डू हैव द पोटेंशियल, आई एम सॉरी, दे डोंट हैव द पोटेंशियल। दे हैव टू मच इन्फॉर्मेशन, जिसको प्रॉपर ये प्रोसेस करने के काबिल भी नहीं रहे, जिसकी वजह से वो, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझसे भी ज़्यादा मिज़रेबल है। वो ज़्यादा डिप्रेशन में है, क्योंकि नॉलेज बहुत हो गया है, गाइडेंस कम हो गई है। गाइडेंस कम होगी। तो जब नॉलेज ज़्यादा हो गया है, गाइडेंस कम है, तो बेतरतीबी बढ़ गई है। जी जी तो बेसिकली पावर आपकी तरतीब है। बेतरतीबी चीज़ें पावर नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, बड़ी सही है। बेहंगम चीज़ें पावर नहीं हो नहीं हो सकती। सकती तो बड़ों को, सीनियर को यूज़ करें, ताकि वो भी एक्टिव रहें। और अपना हिस्सा डालें।
हिस्सा भी डालें और बच्चों को भी गाइड करें ताकि वो भी डिप्रेशन से बाहर आए। जी, जी, क्योंकि मैं कहता हूँ विदाउट गाइडेंस हमारे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा नॉलेज आ चुका है, उन्हें समझ नहीं आती कि हम कहाँ जाएँ। कहानी। सो देयर आर टू मेनी थिंग्स। या। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने गट के ऊपर जब बात की थी, आंतों के ऊपर, आपने बड़ी जैसे मिसाल दी कि उसको साफ़ रखना चाहिए या साफ़ करना चाहिए। मैं एक चीज़ और देखता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों को स्पेशली यंगर एज में मैं बहुत लोगों को ये देखता हूँ, वो कहते हैं जी हम 2 दिन से गुसल खाने नहीं गए। और जैसे शायद हम सीनियर्स ने ज़िंदगी देखी थी, हमारा तो सुबह पहला काम ही होता था कि हम गट को खाली करें, और एक आदत थी और एक तरीका था और एक ज़रूरत थी और एक कंपल्शन होती कि ज़रूर खाली करनी, और रूटीन थी रूटीन मॉर्निंग थी। में जी। ग्लोबली। अब आप देखें, मैं सोचता हूँ कि जो मैं बहुत लोगों से ही सुना है कि मैं 2 दिन से नहीं गया हुआ गुस्सा खाने, मैं 2 दिन बाद जाता हूँ। ये किस हद तक बीमारियों की वजह बन सकता है? एज ए इंटीग्रेटेड मेडिकल कंसल्टेंट, जी, जी। माय ओपिनियन 100% डिजीजेस, 100% डिजीज की जो प्रोग्रेशन है, जो हमारी एपिडेमिक बनती जा रही हैं, उनकी मेन काज यही है। उनकी मेन काज यही है कि लोगों में ये बेतरतीबी आ गई। बिल्कुल। उस बेतरतीबी में क्या हुआ, दो चीजें हो रही हैं, बहुत कॉमन है इस वक्त। गट का रूटीनली टाइमली हाली ना होना, ये जो ट्रिगर फैक्टर की बात कर रहे हैं ना हम, इंटेस्टाइन के रिलेटेड, डिप्रेशन से लेके इम्बैलेंसेस तक, जी, जी। वो आपका सारा उसी दिन शुरू हो जाता है जब वो द डे फर्स्ट नॉर्मल नहीं होता। सुबह के टाइम फारिग करने का मकसद ये होता था कि आपकी बॉडी ने रात को पूरा काम किया हुआ था, फूड का मैक्सिमम यूज़ किया हुआ था, क्योंकि सारा आपका ब्लड तो आपकी इंटेस्टाइन में था, आपकी बिल्कुल, बॉडी रिपेयर कर रहा था वो। बिल्कुल। ठीक है जी। अब जब उसने पूरा काम नहीं किया तो सुबह साफ नहीं करेगा, नहीं करे। होल्ड कर लेगा उसको। तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये बेसलाइन होनी चाहिए कि हम अपनी इंटेस्टाइन को इस तरीके से वर्कआउट करें कि सुबह खाली हो। खाली। अच्छा, अब क्या है, ये स्टेज कम कि जब वो हमारी बॉडी अब खुद ही इतनी रिएक्टिव हो जाती है इंटेस्टाइन में, तो उनको फिर मोशन लगे रहते हैं। यानी वो जिसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। या। तो सिंड्रोम का हम इसलिए लफ्ज़ बोलते हैं कि हमें मेडिकल में समझ ही नहीं आती क्या-क्या है इसके कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है। क्या वजह? फैक्टर बड़े कॉमन है, लेकिन जब मैं एज़ ए डॉक्टर सोचता हूँ वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो जब मैं एज़ ए इंटीग्रेटेड मेडिकल कंसल्टेंट सोचता हूँ, तो मैं तो कहता हूँ, तो इम्बैलेंस है, जो मेरा लाइफ़स्टाइल से रिलेटेड था। तो मैंने अपनी मेडिसिन को लाइफ़स्टाइल से रिलेट ही नहीं किया। दिस इज़ व्हाई आई एम एक्साइटेड फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन प्रैक्टिसेस। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपकी इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, इसके लिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए कोई इसमें प्लान एग्जिस्ट करता है? बहुत सारे प्लान हैं, मैं कहता हूँ अब तो मैं सीनियर सिटीज़न को तो कम कहना चाहिए, मैं कहता हूँ जो बच्चे हैं ना, उनसे लेके बड़ों तक। जी, जी। क्योंकि जो प्रॉब्लम आप सीनियर के लिए सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा बच्चों को है। मैं एज़ ए फिज़िशियन नाम नहीं सुना था ऑटिज़्म का, एडीएच का, जब मैं डॉक्टर था, प्रैक्टिस करता था। अब एडीएच का, ऑटिज़्म का नाम हम पिछले 2 डेकेड से सुन रहे हैं, जी, जी। या ढाई डेकेड से सुन रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। पाकिस्तान में तो शायद 2 डेकेड से सुन रहे हैं हम। और अब मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मोस्टली पेशेंट जो बच्चों के डिस्टर्ब होते हैं ना, वो गट की वजह से ऑटिज़्म है, एडीएच में है। तो जब हमारे अटेंशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर शुरू हो जाएँगे, तो बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ कोई नहीं रहेगी। रहेगी नहीं। ठीक है जी? तो उसकी सोच ही ठीक नहीं होगी। वो प्रॉपर अपने आप को ऑर्गेनाइज़ ही नहीं कर पाएगा लाइफ में। तो बेतरतीबी उसकी लाइफ में आ गई और वो बोझ है कम्युनिटी के ऊपर। या। वो एक अच्छा कंट्रीब्यूटेड टूल नहीं है सोसाइटी के लिए। तो मैं तो ये डर ये लगता है कि जितने हम इस तरह के बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो पता नहीं कल को क्या बर्डन बनेंगे इस नेशन के लिए। तो जो इस वक़्त फिनोमेना आपने क्वेश्चन बड़ों के लिए किया है, तो मैं ये कहता हूँ कि ये बच्चों के लिए भी ऐसा है। और मैं जो मेरे पास ऑटिज़्म का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले मैं उसको, उनकी फैमिली को ये एडवाइस करता हूँ कि इसकी गट को ठीक करो। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि कब से कॉन्स्टिपेशन है इसको? कहते जी इतनी देर से। मैं कहा तब से इसका ये प्रॉब्लम ही एग्रेशन में गया है।
क्योंकि घट नहीं है उसके प्रॉपर हार्मोन करें जो कोग्निटिव फैक्टर को ठीक कर सके। तो जो हमारा कोग्निटिव फैक्टर है हमारा, जिसको हम सीनियर सिटीजन के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, वो हमारा बच्चों में भी आ रहा है। या तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हम इस तरीके पूरा किसी दिन सेशन करें कि हम गट के लिए क्या-क्या चीज़ें हम यूज़ करें कि हम नॉर्मल लोगों को गट की बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। मेरा और ख्याल लाइफ़स्टाइल फैक्टर कौन-कौन से कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूट है। जो हमारे गट को ठीक करके हमारी लाइफ़स्टाइल में डिप्रेशन जैसी चीज़ों को रिवर्स कर सके। जी, हम गट को ठीक करें, ऑटिज़्म आने वाली वबा जो है इस मुल्क में वो कैसे ठीक हो। हम गट को कैसे ठीक करें कि हम अपनी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को ठीक कर दें। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आपने ये सजेस्ट किया कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये सजेस्ट किया कि हम एक प्रोग्राम करें घट के ऊपर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा जब भी आपके पास टाइम हो, आई नो आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम करेंगे। और मुझे ये बताइएगा कि क्या जो लाइफ़स्टाइल की इंटरवेंशंस हैं या लाइफ़स्टाइल को बदलने का कोई जो तरीके हैं, क्या लेटर एज में भी काम करते हैं, सीनियर सिटीज़न्स के लिए भी काम करते हैं? इन माय ओपिनियन ज़्यादा करते हैं सीनियर सिटीज़न के लिए हैं। है तो सारे के लिए है, लेकिन सीनियर सिटीज़न के इसलिए ज़रूरी है कि मैं दुःख से कहना चाह रहा हूँ कि अभी डिप्रेशन या लाइफ़स्टाइल की वजह से लोगों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है कि वो अल्ज़ाइमर तक जा रहे हैं, डिमेंशिया तक जा रहे हैं। और जब डिमेंशिया थोड़ा-सा एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, तो उन पेरेंट्स को हम आइसोलेशन में ले जाते हैं मज़ीद बीमार करने के लिए। क्योंकि उनको इतना नहीं पता चलता कि मेरा बेटा या बेटी है या कौन है, एक और है शायद। तो उनका बिहेवियर शायद सोशली एक्सेप्टेबल कम हो जाता है, तो उनको आइसोलेशन में रह देते हैं। जी, जी। मेहमान आ गए हैं जी, अब ज़रा अब्बू जी को कमरे में ले जाएँ। मेहमान आए जी, अम्मी जी को कमरे में ले जाएँ। ठीक है? तो हम उनको मज़ीद एग्रावेट करते हैं उनके फैक्टर को, तो लाइफ़स्टाइल इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर। अच्छा, इसके अंदर फैमिली हैं, केयर गिवर्स हैं, कम्युनिटी है, उनका कितना बड़ा रोल है कि वो इंटीग्रेटिव मेडिसिन को बेहतर करने में मदद दे सकते हैं? इन माय ओपिनियन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी मेडिकल प्रोफेशनल को अपनी प्रैक्टिस में इंटीग्रेट करें उन चीज़ों को जो इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकें। जी, जी। बजाय ब्लड प्रेशर की दवाई देने के या डायबिटीज़ की दवाई शुरू करने से पहले उनकी लाइफ़स्टाइल को एड्रेस करें और उनके जो इम्बैलेंस है उनको एड्रेस करें। मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। लास्ट ईयर मैं हॉस्पिटल में गया अमेरिका, तो उन्होंने कहा जी आपको तो एस्टेब्लिश्ड डायबिटीज़ है। लास्ट में 2 साल हो गए सॉरी। अच्छा। तो ये 24 की बात है। तो उन्होंने मुझे ना ग्लूकोमीटर दे दिए, पैचेस दे दिए, ज़ेम्पिक इंजेक्शन दे दिए, जो कि बड़े महँगे हैं अमेरिका में। जी, जी। अमेरिका में तो गवर्नमेंट को $1000 में पड़ता है ऑलमोस्ट। तो मुझे ढेर सारे उन्होंने भेजने शुरू कर दिए। आज ही मेरा कम से कम कोई जो मेरा मेडिकल फ्री है तो लिहाज़ा हज़ारों टेबलेट फ़िज़ूल पड़ी होंगी। मैं लोगों को बाँटता भी हूँ, उसके बावजूद हज़ारों पड़ी होंगी। मैंने एक भी गोली नहीं खाई डायबिटीज़ की और मैंने मीठा भी नहीं छोड़ा। मेरी लाइफ़स्टाइल भी ऐसी सेम है। अब जब उन्होंने मेरा टेस्ट किया, उस वक़्त मेरे में इम्बैलेंस था, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग बहुत करके आया था। मेरी न्यूट्रिशन बैलेंस नहीं थी। मैंने सिर्फ़ हफ़्ता 1 अपने आप को बैलेंस किया। जो चांदी की डेफ़िशिएंसी मैं फ़ील कर रहा था अपने अंदर एज़ अ फ़िज़िशियन, वो टेस्टों में भी आ जाती हैं। मैग्नीशियम की डेफ़िशिएंसी है, आपकी अ, ये सिंपली जो न्यूट्रिशन एसिडिक मैं रास्ते में खा रहा था, बादी चीज़ें खाते खाते इनको वो बड़ी बीमार थी और मेरी जिस्म में बादी चीज़ें मेरे लिए मुनासिब नहीं थी। तो मैंने जब उसको बैलेंस किया तो मेरी आज तक शुगर कभी बढ़ी नहीं। अब मैं कुछ दिन पहले भी चेक किए मैंने, तो मेरी रैंडम जो है 141 थी रैंडम। तो कहने को अगर मैं गोलियों के ऊपर लग जाता, तो आज मैं पक्का डायबिटिक पेशेंट होता। फिर छोड़ भी शायद ना सकते। छोड़ भी ना सकता क्योंकि या मेरी बॉडी ने एडजस्ट हो जाना था उसके राइट। मुताबिक। मेरी कोलन ने, मेरे अंतड़ियों ने उसके मुताबिक एडजस्ट हो जाना था। उसके मुताबिक उन्होंने डिफरेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो प्रोड्यूस करने थे। बिल्कुल। क्योंकि बॉडी उसके मुताबिक एडजस्ट हो अडॉप्ट कर जाती है बॉडी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें बड़ी एक नई राह दिखाई इलाज के बारे में, इंटीग्रेटिव मेडिसिन की सूरत में। मुझे लफ्ज़ नहीं मिला अभी तक उर्दू का आपसे भी। मैंने इसको कहा है कि कुल तरीका इलाज या कुल्ली शिफा का तरीका, शायद ये लफ्ज़ हो, मुझे नहीं पता। लेकिन
कम से कम आपने में ये ज़रूर अक्ल दी कि सिर्फ दवाइयों के ऊपर जाके हम ये नहीं कह सकते कि हमें इलाज करना है। इलाज के जो तरीके बाकी हमारे लाइफस्टाइल के हैं, बाकी खुराक के हैं, बाकी अपनी सेहत की तरफ खुद ध्यान देने के हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं मेरे ख्याल के मुताबिक, जो मैंने आपसे सीखा। तो आई थिंक मैं आपका एज मेरे नाजरीन की तरफ से भी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें इस इल्म से और इस रास्ते से आगाह किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी। मेरा ख्याल है डेफिनेशन आपने खुद ही बोल दी है कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस है। जी जी तो जो चीज़ें हमने इंटीग्रेट करनी है लाइफस्टाइल की और इम्बैलेंसेस की, उसको कर लेंगे तो इंटीग्रेटेड मेडिसिन बन गई। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्लेयर बहुत मीटिंग, शुक्रिया। प्लेयर थैंक सर, यू प्लेयर सर, सर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।